नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुज चकमोहम्मदा में। आज हम पढ़ेंगे न्यू अवेयरनेस सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 फॉर्मेशन ऑफ अर्ली स्टेट्स महाजनपद। प्रारंभिक राज्यों और महाजनपदों का गठन इसका पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट ह्यूमन बींग्स बिगेन टू लिव अ सेटल लाइफ। आप पहले कक्षाओं में पढ़ लिए हैं कि जो मानव है कैसे सेटल लाइफ अपना शुरू किया एंड अर्बन सेंटर्स केम इनटू बीइंग इन द पीरियड अबाउट 3000 BCE और कैसे उन्होंने शहरीकरण अपनाया लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली abruptly ended about 1900 BCE। जो पहली सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो एकाएक अचानक खत्म हो गई लगभग 1900 ईसा पूर्व पहले। रीजंस फॉर दिस आर नॉट नोन और इसका कारण किसी को पता नहीं है। द एविडेंस फाउंड इंडिकेट्स मोर सिविलाइजेशंस आफ्टर ए गैप ऑफ अबाउट 8000 ईयर्स। और जो दूसरी सभ्यताएं शुरू हुई इसके लगभग हजारों साल के बाद शुरू हुई। इन दिस चैप्टर we shall study more about how civilizations progress and formed larger state known as महाजनपद। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महाजनपद कैसे बने। चलिए, आफ्टर द पीरियड ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन मतलब जो पहले की सभ्यता के बाद की बात है। द नेक्स्ट सेट ऑफ एविडेंस आर फ्रॉम 1200 BCE। जो दूसरा जो सबूत मिलता है सभ्यता का वो 1200 ईसा पूर्व पहले का मिलता है। दिस पीरियड फ्रॉम ये पीरियड 1200 BCE टू 800 BCE इज नोन एज द वैदिक पीरियड। 1200 से 800 ईसा पूर्व का जो काल था उसको वैदिक पीरियड मतलब वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वेदा और इस ये जो वैदिक पीरियड का नाम किससे पड़ा? वेदों के नाम से, क्योंकि विच हैव डिस्क्राइब्ड दिस पीरियड इन ए ग्रेट डिटेल, क्योंकि इसी काल में वेदों का जो निर्माण हुआ और उन्हीं से इस काल का पता चलता है। द पीपल ऑफ दिस पीरियड आर बिलीव टू हैव कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इस जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो सेंट्रल मतलब मध्य एशिया से आए थे। दे केम अक्रॉस द हिंदू कुश, वो हिंदू कुश होते हुए कुश रेंजेस इनटू द प्लेन्स ऑफ द इंडस वैली और हिंदू कुश होते हुए वो सिंधु घाटी जो मैदान है उसमें ये लोग बसे थे। द अर्ली पार्ट ऑफ दिस पीरियड फ्लोरिस्ड इन द रीजन ऑफ पंजाब। जो इसका जो पहला पार्ट है वैदिक पीरियड का वो फला फूला कहाँ पे? इन द रीजन ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग द एरिया नाउ इन पाकिस्तान और बहुत सारे एरिया क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्रों में फला फूला एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दे स्प्रेड इनटू द रीजन ऑफ गंगा बेसिन, वो लोग गंगा के तटीय क्षेत्रों में बसे। द पीपल हु लिव इन दिस रीजन कॉल देमसेल्फ द आर्यन। ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में मतलब पंजाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान चाहे गंगा बेसिन में बसे उनको क्या कहा गया? आर्यन। हिस्टोरियंस बिलीव that the Aryans were nomadic group of people who originally lived in Central Asia। इतिहासकार बताते हैं जो आर्यन है वो घुमंतु थे, एक जगह नहीं रहते थे और वो सेंट्रल एशिया से थे। एंड सम ऑफ देम माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और उनमें से कुछ लोग दूसरे जगह मतलब देश के जो विदेश है वो और जगह कहीं बस गए। टूवर्ड्स बोथ ईस्ट एंड वेस्ट मतलब पूरब और पश्चिम की तरफ चले गए। इन अदर वर्ड्स और दूसरे शब्दों में बोला जाए टूवर्ड्स इंडिया एंड यूरोप मतलब कुछ लोग इंडिया में बस गए और कुछ लोग यूरोप में रिस्पेक्टिवली। दिस थ्योरी ऑफ माइग्रेशन गेट्स सपोर्ट टू a large extent from the similarity in the spoken language and other aspects between the people and their custom across the widespread region। और इससे पता चलता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह बसे उनमें से कुछ
उन लोगों में कुछ समानता मिलता है, जैसे उनकी भाषा में कुछ समानता, चाहे उनके कस्टम या रिवाज वाज में कुछ समानता देखने के लिए मिलती है। There are reference of the existence of 7 rivers or Sapt Sindhu in the Veda. वेदों में सप्त सिंधु नदी के नाम से मतलब यह बहुत प्रख्यात है। विच आर द 7 tributaries ऑफ द इंडस रिवर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। जो सप्त सिंधु है उसके जो 7 सिंधु को लेके जो 7 सहायक नदी हैं उसके बहने का जिक्र मिलता है किसमें, अनडिवाइडेड इंडिया में। मतलब जो अगर देखा जाए तो आज के टाइम में पाकिस्तान भी उस हमारे इसमें शामिल था, तो अनडिवाइडेड इंडिया इसीलिए बोला गया है। तो आपको बता दें सप्त सिंधु किसको बोलते हैं, उसमें 7 नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु और सरस्वती। ये 7 नदियों को सप्त सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। द कॉमन वर्ड्स बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ these people who with those used in some European language convinced the historians and socialists that the Aryans did come to India from Central Asia. उन लोगों की जो बोलचाल की भाषा है इससे ये पता चलता है, लोगों को यकीन होता है, चाहे जो हिस्टोरियंस हैं, समाजशास्त्री हैं, उनको यकीन होता है कि जो आर्यन है वो मध्य एशिया से ही आए थे। द वेदा वर फाउंड to have been scripted on the bark of birch tree। जो वेदों की जो रचना हुई ऐसा माना जाता है कि जो उनकी लिपि है वो लिखी गई बर्च ट्री, बार्क ऑफ बर्च ट्री मतलब जो भुर्ज का जो पेड़ है उसके छाल पे लिखा गया। विच आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ कश्मीर एंड अदर हिली रीजन। ऐसे पेड़ जो हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते थे कश्मीर में या फिर अलग दूसरे हिली रीजन में। दे आर ऑल्सो नोन एज भोजपत्र और उन्हीं लिपियों को भोजपत्र बोला गया। द वेदस आर रिटन इन संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी। द 4 वेदास, 4 वेद। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदा। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। इट कंसिस्ट्स ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। इसमें जो वैदिक मंत्र और बहुत सारे देवी देवताओं के पूजन के बारे में बताया गया है। इट हैज 10,600 वर्सेस। इसमें 10,600 छंद, कड़ी और पद हैं। ठीक है। द यजुर्वेदा, दिस पीरियड Veda lays down the procedure to be adopted for ritual and ceremonies। इसमें अनुष्ठान रिवाज की बात कही गई है यजुर्वेदा में। सामवेदा देखते हैं। द सामवेदा इज द म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ हिम्स। इसमें धार्मिक गीतों के बारे में बताया गया है और इट इज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है, टू बी रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। ये जो सामवेदा है तो भारतीय जो कला है मतलब संगीत है और नृत्य है उसका रूट माना जाता है, जड़ माना जाता है। द अथर्ववेदा, दिस पीरियड हैज spelled out various forms of charms of magical spirit and remedies। ये नुस्खों और जादू टोनों के लिए जाना जाता है अथर्ववेद। It is believed that the writing of scriptures was done much later, whereas the hymns were sung and passed on over generation in a verbal form from centuries ago। ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं वो पहले लिखे नहीं गए थे, उनको गा गा के चाहे सुना सुना के एक दूसरे से वही जनरेशन वाइज पास आउट किया गया। ठीक है। द स्क्रिप्ट आर कंपाइल्ड एज हिम्स और सुक्ता विच मीन्स वेल सेड। और जो रिटन जो लिखित जो क्या नाम है लिपि है उसको क्या बोला गया? सूक्त, जिसका मतलब है वेल सेड। पहले ये लिखित नहीं था, पहले जनरेशन वाइज मतलब लोगों के द्वारा लोगों को पहुंचाया गया, याद कराया गया था, बाद में लिखा गया। द वेदास लेड आउट द रूल्स ऑफ फॉर हाउ द पॉलिटिक्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड। वेदों से ही पता चलता है कि कैसे एक राजनीतिक तौर से
कैसे हम शासन कर सकते हैं। इनिशियली मतलब प्रारंभ में द पीपल वर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स, पहले लोग बहुत सारे जातियों में बटे थे। ग्रेजुअली दिस ट्राइब्स एक्सपेंड इनटू विलेज, फिर ये ट्राइब्स जो है जनजातियां वो विलेज में बदल गई, जनसंख्या बढ़ी तो, एंड लेटर इनटू किंगडम, और बाद में साम्राज्य में, चाहे एक बड़े देश मतलब किंगडम में। Thus, the political setup grew in the following order by 500 BCE. तभी से जो पॉलिटिकल है राजनीतिकरण हो गया लगभग 500 ईसा पूर्व पहले ही। The family was the basic unit and was known as kula. जो परिवार, उस समय परिवार को कुल बोलते थे। The family headman was known as कुलपति, और जो मुखिया होते थे परिवार के उनको कुलपति बोलते थे। द फैमिलीज लिव्ड इन विलेज नॉन एज ग्राम, जो पहले गांव में रहते थे लोग उनको ग्राम बोलते थे विलेज को। एंड द हेड वाज कॉल्ड ग्रामीणी, और जो ग्राम के जो हेड थे उसको ग्रामीणी बोलते थे। जो सेवरल विलेजेस, बहुत सारे गांव एक साथ जो रहते थे उनको विश बोलते थे, और उन सबको कंट्रोल करने वाले लोग को क्या बोलते हैं, विशपति। मेनी विशेस फॉर्म्ड जनपद, बहुत सारे विश मिलकर क्या बनाते थे, जनपद। और दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जनपति, और ये सभी किसके कंट्रोल में आते थे, जनपति के। मेनी जनपद मेड अ राष्ट्र, बहुत सारे जनपद मिलकर राष्ट्र बनाते थे, और द किंगडम साम्राज्य बनाते थे। एंड हेडेड बाय द राजन और द किंग, और इनके जो ऊपर संरक्षण करता होते थे वो राजन और राजा होते थे। यहाँ पे भी कुल, ग्राम, विश, जनपति और राष्ट्र देख सकते हैं। चले, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नॉन एज द वैदिक पीरियड, इतिहास में किस काल को वैदिक पीरियड बोलते हैं। तो आपको बता दें कि 1200 BCE टू 800 BCE, मतलब 1200 से 800 ईसा पूर्व के समय को वैदिक पीरियड बोलते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस केम, आर्यन कहाँ से आए, तो आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, आप देख सकते हैं। इन विच लैंग्वेज वर द वेदास रिटन, तो संस्कृत में। विच वेदा इज रूट ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, तो सामवेद है, ठीक है। व्हाट वाज फैमिली हेडमैन नोन एज, जो परिवार के मुखिया क्या बोलते थे उस टाइम पे, कुलपति। व्हाट डज सुक्ता मीन, सुक्त का मतलब क्या है, तो वेल सेड, यहाँ पे लिखा है, तो आप आराम से देख के लिख सकते हैं। चलिए अब आगे। द किंग लुक आफ्टर द किंगडम एंड वाज हेल्प बाय द सेनानीस और द सोल्जर, जो राजा होते थे वो अपने पूरे साम्राज्य का देखभाल करते थे, और किसकी मदद से, सेनानी और सैनिकों की मदद से। देयर used to be two assemblies called the सभा एंड समिति, यहाँ पे दो असेंबली थी, सभाएं थी, और पहली थी सभा और दूसरी समिति। विच केप्ट ए चेक ऑन द रूल ऑफ द किंग, जो राजा के कार्यों के देखभाल करती थी। द सभा वॉज काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सम सेलेक्टेड पीपल हु एडवाइस द किंग, सभा जो होती थी उसमें बुजुर्ग लोग रहते थे और राजा को सलाह देने का काम करते थे। द समिति कॉन्स्टिट्यूटेड, और समिति का गठन हुआ था ऑफ पीपल हु हेल्प इन फॉर्मिंग पॉलिसी एंड डिसीजन, मतलब नीति कानून बनाने के लिए समिति का गठन किया गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस जनपद ग्रीव इन ए स्टेचर एज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटाइटीज बाय एक्वायरिंग मोर टेरिटरी एंड केम टू बी नॉन एज महाजनपद, जो समय गुजरता गया जो जनपद है वो अपना जो कद है, मतलब अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल एंटाइटीज मतलब अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए जो दूसरे क्षेत्र है उनको क्या करते थे, एक्वायर करते थे, मतलब उनको संग्रह चाहे छीनते थे चाहे युद्ध से प्राप्त करते थे बहुत सारे क्षेत्रों को, और ऐसे ही क्षेत्र को महाजनपद, मतलब जनपद से और जनपद मिलाते मिलाते उसको महाजनपद बना देते थे। बाय 200 BCE, लगभग 200 ईसा पूर्व पहले, देयर वर अ टोटल ऑफ 16 महाजनपद इन इंडिया, 200 ईसा पूर्व पहले भारत में 16 महाजनपद थे, और उसमें आपको बताते हैं कि मगध था, अंग, काशी, कौशल, अवंती, वत्स, गंधार, कंबोज, चेदी, वजी, मल, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेना और अस्माक, ये सब मतलब 16 महाजनपद थे। नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट लॉ,
कोई भी समाज बिना कानून के नहीं रह सकता, ऑर्डर, कंट्रोल एंड गवर्नेंस बिना शासन के। वंस द पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट अ प्लेस, जब किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर इंक्रीज, और उन लोगों का जो संख्या बढ़ने लगता है, विथ टाइम देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द पीपल इनटू अ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। तब ऐसा मतलब जरूरत पड़ जाता है कि लोगों को कैसे सामाजिक तौर से और राजनीतिक रूप से लोगों को इकट्ठा रखा जाए। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यहीं से जो शासन की जो शुरुआत हुई होगी। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी शैल स्टडी हाउ द पॉलिटिकल सेटअप केम इनटू बीइंग, कैसे राजनीतिकरण किया गया। चलिए, जनपद, द जनपद एंड महाजनपद। द महाजनपद वर गवर्न इन टू डिफरेंट वेज, जो महाजनपद है उसमें दो प्रकार से शासन किया जाता था। दे वेयर आइदर गवर्न बाय मोनार्क और हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या तो सम्राट या राजा के द्वारा, या फिर रिपब्लिकन फॉर्म मतलब लोगों के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति नेता है तो उसके द्वारा। इन मोनार्किकल महाजनपद द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल, जो मोनार्किकल महाजनपद में जो राजा था सबसे पावरफुल होता था। एंड द गवर्नेंस हैड अ हेरिडिटरी सिस्टम, और वहाँ की जो शासन शासन था वो पुश्तैनी और पिता के द्वारा पुत्र को दी जाने वाला शासन था। वेयर इन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, मतलब फादर के डेथ के बाद उसका सन जो बेटा है वो उत्तराधिकारी बन जाता था, राजा बन जाता था। द सन टुक ओवर द थ्रोन एंड वॉज मेड द किंग, और वो राजा बन जाता था। और इसमें कोसल, वत्स, मगध एंड अवंती बिकम द मोस्ट पावरफुल मोनार्किकल जनपद। इसमें कोसल, वत्स, मगध और अवंती जो पावरफुल जन महाजनपद बने जिसमें राजा का शासन होता था। अब देखिए द रिपब्लिकन महाजनपद, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे महाजनपद जिनमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही होते थे, वर रूल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने गए होते थे। उसमें से शाक्य, लिच्छवी वर द प्रोमिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद थे, एंड द पावरफुल रिपब्लिकन महाजनपद ऑफ दैट टाइम, उस टाइम पे लिच्छवी और शाक्य। इन द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, मतलब इस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में शासन में द इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मुलेटेड द पॉलिसीज बाय द मेजोरिटी डिसीजन सिस्टम, तो कोई भी कानून बनता था वो मेजोरिटी से मतलब लोगों की सहमति से बनता था, जैसे अभी है भारत में। द महाजनपद हैड कैपिटल सिटीज एज द सीट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, जो महाजनपद होते थे उसमें जो कैपिटल होती था मतलब उनका जो राजधानी होती थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और अथॉरिटी वाली होती थी। दे वर मोस्टली वेल फोर्टिफाइड, उनको बहुत अच्छी तरह से किला बंद किया जाता था। द फोर्ट्स वर बिल्ड अराउंड द कैपिटल सिटी फॉर टू रीजन, और जो कैपिटल सिटी है राजधानी के अगल बगल जो किला बनाए जाते थे उसके दो बड़े रीजन थे। टू शो द पावर एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद, मतलब अपनी शक्ति और समृद्धि दर्शाने के लिए बनते थे। और दूसरा था टू प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, और एक तरह से सुरक्षा के लिए भी वो बनाया जाता था कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। टू पीपल वेयर दे कुड लिव विदाउट द थ्रेट ऑफ रेड्स एंड इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड, दूसरे आक्रमणकारी हैं उनसे बचने के लिए। एवरी किंगडम डिस्प्लेड ए कांस्टेंट नीड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल, सभी जो साम्राज्य थे उनको लगातार जरूरत होती थी कि अपने एरिया अपने क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए। द नीड वॉज टू फोल्ड, फर्स्टली टू कैप्चर मोर टेरिटरी टू cater to the increasing demand for land to cultivate more food for the growing population, और इसीलिए क्योंकि जो उनकी जो संख्या बढ़ती जाती थी तो उनको ज़रूरत थी कि कैसे अपने क्षेत्र को बढ़ाया जाए, खेती बाड़ी बढ़ाया जाए और लोगों को कैसे एकत्रित रखा जाए। एंड सेकेंडली टू शो देयर माइट एंड पावर ऑफ अथॉरिटी अमंग द कंटेम्प्रेरी किंग्स एंड किंगडम और महाजनपद, और दूसरा कारण था कि कैसे अपनी शक्ति को दूसरों को बताया जाए कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तो दो प्रकार से अपने क्षेत्रों का लोग विकास करते थे, बढ़ाते थे, एक लोगों के पेट भरने के लिए और दूसरा अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए दूसरे राज्यों को, दूसरे
जनपद को। चलिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मेनी किंग्स स्टार्टेड टू प्रैक्टिस अ रिचुअल नॉन एज द अश्वमेध यज्ञ। बहुत सारे राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे और horse sacrifice. This was a grand ritual which was organized to capture more territories. मतलब अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ, राजा यज्ञ करते थे, सेंट ए हॉर्स, और एक घोड़ा छोड़ा जाता था, विद हिज एम्बलम, उनके जो राज्य चिन्ह के साथ, टू रोम फ्रीली इनटू द नेबरिंग टेरिटरीज, उसको छोड़ देता था कि मतलब आसपास के क्षेत्रों में वो खुला घूमे। द हॉर्स वॉज फॉलोड बाय ए स्मॉल आर्मी, और घोड़े के पीछे पीछे छोटा सा एक सेना का टुकड़ी चल रहा था, और ग्रुप ऑफ डिफेंडर्स, और घोड़े को रक्षा करने के लिए। द एरिया, ऐसा क्षेत्र, फ्रॉम वेयर द हॉर्स मैनेज टू पास थ्रू विदाउट एनी रेसिस्टेंस वॉज कंसिडर्ड एज कैप्चर्ड टेरिटरीज, और घोड़ा जहां से भी जिस राज्य से गुजरता था, अगर वहां पे किसी ने नहीं रोका तो ऐसा माना जाता था कि वो जो राज्य हो गया अब किसके अधीन आ गया, उस राजा के जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। एनी स्मॉल किंगडम और पर्सन हु डेयर टू stop the horse was expected to fight the king performing the yagd, and whoever won the battle occupied the other's territory. ऐसा माना जाता है कि जो राजा उस घोड़ा को चाहे रोक लेगा, चाहे उसका विरोध करेगा, तो उससे, उस राजा से, घोड़े वाले राजा से उसको युद्ध करना पड़ेगा। अगर जो जीत जाएगा फिर उसका टेरिटरी हो जाएगा। इट वॉज दस ए मैटर ऑफ प्रेस्टिज एंड इन्वॉल्व ए रिस्क ऑफ लूजिंग वंस टेरिटरी। उसमें ये भी खतरा रहता था कि अगर आपने यज्ञ करा रहे हैं और किसी दूसरे राजा से हार गए तो वो आपके जो राजपाट पे अधिकार कर लेगा, तो ये डर भी बना रहता था। लेकिन इसके लिए therefore only the powerful kings undertook this ritual. इसमें जो शक्तिशाली लोग थे वही ऐसे अनुष्ठान करते थे। चलिए, लेट्स चेक में, नेम द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस इन द महाजनपद। दो प्रकार से जो शासन होता था उसका नाम बताइए। तो पहला है, आपको पता है, मोनार्किकल सिस्टम, और दूसरा है रिपब्लिकन सिस्टम। दो प्रकार से शासन किया जाता है। नेम सम पावरफुल मोनार्किकल महाजनपद। कुछ पावरफुल मोनार्किकल मतलब जो राजा के द्वारा जो शासन किया जाने वाला राज्य था उस पे उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कोसल, वत्स, मगध, अवंती। कोसल, वत्स, मगध, अवंती। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिकन एंड मोनार्किकल सिस्टम? महाजनपद, मोनार्किकल और रिपब्लिकन में क्या अंतर है? तो इसका आप यहीं पे मिल जाएगा। इस पैराग्राफ में आप आराम से यहाँ से यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, दो दो लाइन। नेम ए ग्रैंड रिचुअल परफॉर्म्ड बाय किंग्स टू कैप्चर मोर टेरिटरीज। ऐसे अनुष्ठान का नाम बताइए जो राजा करते थे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ। चलिए, इमरजेंस ऑफ मगध, इमरजेंस ऑफ महाजनपद और एम्पायर, द केस ऑफ मगध। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद का उदय, और उसमें पढ़ेंगे हम केस स्टडी मगध के बारे में। मगध वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद ऑफ एंशियंट इंडिया। पुराने भारत में देखा जाए तो मगध 16 महाजनपदों में एक था। द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस किंगडम वर लोकेटेड इन मॉडर्न डे बिहार। इसका जो सेंट्रल पार्ट है आज के टाइम पे बिहार में पड़ता है। विच लाइज साउथ ऑफ गंगा रिवर, जो गंगा नदी के एकदम दक्षिण में पड़ता है। मगध फर्स्ट कैपिटल वॉज राजगीरा, और राजगीर। मगध का जो पहला जो राजधानी था वो राजगीर था। इट वॉज लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, और बाद में पाटलिपुत्रा कर दिया गया, नाउ पटना। द मगध एम्पायर इज शॉन इन मैप 8.1। अब पीछे वाला जो पेज है उसमें दिया गया है, इसमें देखेंगे। द मगध एम्पायर गेन्ड मच पावर एंड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग बिंबिसारा। मगध का जो अगर देखा जाए सबसे जो ज्यादा फला फूला वो राजा बिंबिसार के शासनकाल में, एंड हिज सन एंड सक्सेसर अजात शत्रु, और उनके उत्तराधिकारी चाहे उनके बेटे अजात शत्रु के काल में फैला था। द किंग हेल्ड द फेमस अश्वमेध यज्ञ। इस टाइम पे जो राजा कराए थे अश्वमेध यज्ञ कराए थे, एंड कैप्चर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ नेबरिंग महाजनपद, और बहुत सारे
जो पड़ोस के जनपद है उनको अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि ये लोग अश्वमेध यज्ञ कराए थे। द एम्पायर एक्सटेंड along द गंगा रिवर एंड द किंगडम ऑफ कोसल एंड काशी वर एनेक्स, मतलब कोसल और काशी पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था, गंगा रिवर के तट के अगल बगल। द मगध एम्पायर fought gruesome battles with most of its neighbors। जो मगध एम्पायर के राजा थे वो बहुत भीषण लड़ाई लड़े अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पड़ोसी जनपदों के साथ। इट हैड एडवांस फॉर्म्स ऑफ वेपनरी, इसमें बहुत सारे अगर देखा जाए तो शस्त्रों का प्रयोग किया गया, बिकॉज ऑफ विच इट्स ओपोनेंट्स डिड नॉट स्टैंड ए चांस अगेंस्ट इट, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे जो विरोधी हैं इसमें से कोई भी शक्तिशाली हो हमारे अगेंस्ट में। अजात शत्रु इवन बिल्ट ए ह्यूज फोर्ट एट हिज कैपिटल पाटलिपुत्र। अजात शत्रु ने अपने इसी चक्कर में, इसीलिए अपने जो राजधानी है उसमें बहुत सारे क्या बनाए, उन्होंने बनाए किले बनाए, किलाबंदी कराया पाटलिपुत्र में। मगध became the most powerful महाजनपद as its land was very fertile। मगध बहुत शक्तिशाली महाजनपद बना क्योंकि यहाँ की जो खेती थी, जमीन थी, बहुत उपजाऊ थी। एंड लेड टू प्रोस्पेरिटी, और समृद्ध था, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। चलिए देखते हैं क्या क्या कारण थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8.1 में यहाँ पे मगध साम्राज्य है और ये पाटलिपुत्र है, कैसे कहाँ तक फैला था। There were large deposit of iron ore which were used to make tools and weapons। महाजनपद को, जो मगध को शक्तिशाली बनाने का एक और कारण था, यहाँ पे आयरन ओर मतलब कच्चे जो माल था, लोहा, वो बहुत ज्यादा था और उससे लोग हथियार बनाते थे। मेनी रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन, बहुत सारी नदियां इस रीजन में बहती थी। प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी। एंड ऑल्सो हेल्प टू डिफेंड द टेरिटरी फ्रॉम इन्वेडर्स, और हमलावरों से बचाने के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा जगह था मगध। द फॉरेस्ट इन दिस रीजन प्रोवाइडेड टिम्बर, यहाँ के जो जंगल थे वो लकड़ी विच वर प्रोवाइड कराते थे। विच वर यूज टू मेक चैरेट, जो रथ बनाने का काम आता था। एंड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, और जानवर जैसे हाथी। विच वर इफेक्टिव वॉर रिसोर्सेज, उस टाइम पे लड़ाई में बहुत साथ देते थे। विद एन अनमैच मिलिट्री फोर्स द मगध, और अगर देखा जाए तो उस समय पे जो सेना थी वो भी बहुत तगड़ी थी मगध की। मगध एम्पायर नेचुरली हैड एन एडवांटेज ओवर द अदर किंगडम्स इन एक्वायरिंग नेबरहुड किंगडम्स एंड स्प्रेडिंग इट्स टेरिटरी। तो एक प्रकार से नेचुरली भी मगध को सुरक्षा प्राप्त थी, और बहुत सारे इसमें साधन भी थे, सिंचाई के साधन, और बहुत सारी सेना भी थी। तो इसीलिए मगध बहुत आगे बढ़ा था उस टाइम पे। अब अगले क्लास में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।